पीरियडिक टेबल चैप्टर कम, गले की हड्डी ज्यादा लगता है स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आ रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं, तो थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द सिलेबस आपको प्रॉब्लम करते हैं। आज उन्हीं चीजों को अच्छे से डील करेंगे, वन बाय वन सीखते चलते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ तो रखा है, लेकिन मैं बोल दूं शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, या मैं बोलने की जगह कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होगा थ्रू आउट द सिलेबस, जब आगे जाके पढ़ा रहा होगा तो वहां पे वो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख के आगे बढ़ जाएगा। हमारा दिमाग फिर क्लिक करेगा यार ये शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन आई कहां से। ये क्या होता है, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है लास्ट में आने वाले टॉपिक है ये। जब लास्ट में आते आते बच्चा हो जाता है ढीला और टीचर ओवरऑल समझता है कि मैंने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दी थी पूरी पीरियडिक टेबल की, तो हर टीचर अलग अलग तरीके से समझा देता है। तो जिसके दिमाग में जो पीरियडिक टेबल ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी हो रही होती है वो तो समझ जाता है कि हाँ हमें कैसे शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, और बच्चे फंसे रह जाते हैं। तो चलो इन्हीं से शुरुआत करते हैं आज हम पीरियडिक टेबल की। नाम रखते हैं, क्या नाम है इसका? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैं इतना ही लिख देता हूं, पीरियडिक क्लासिफिकेशन। पीरियडिक मतलब एक टाइम के थ्रू क्लासिफाई ऐसे कर दिया हमने एलिमेंट्स को, किसमें? पीरियडिक टेबल में, ताकि वो प्रॉपर्टी अपनी रिपीट करता रहे। सारी चीजों को सीखेंगे। पहले शुरुआत करता हूं मैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। ये क्या है बोलो सर? ये तो बहुत कम पूछा जाता है। बहुत कम की जगह सबसे बड़ी बात है यार, हमेशा ये आपको कहीं ना कहीं फंसा के रखेगा, तो इसे सीख ही लेते हैं ना पहले। क्या है, थोड़ी बहुतों को एडजस्ट करना। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक है मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, जितना बता जाऊंगा उतना सीखते जाओ, इजीली ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्या? शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, ठीक है। शुरुआत करते एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। क्या? 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। आगे 4s 3d 4p, बस ऐसी सेम एक और उतार दो, पहले ये और फिर ये दो एक जैसे, बस पीरियड का नंबर आगे बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4। 4 में देखो कौन कौन से है, ये है। अब 4 के बाद फिफ्थ में बिल्कुल ऐसी सेम टेप दो। क्या? बस नंबर एक बढ़ा दो। कौन सा नंबर? क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसे बढ़ा दो, इसे कहते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिए। यहाँ पे 4d और यहाँ पे 5p कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे एक और चीज सीखते हैं। 5 के बाद क्या आएगा? 6। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रखो कि 6 में से 2 माइनस कर दो तो 4 आएगा, 4 लिख दिया। 4 के बाद वही गिनती लिख दो, 5 6, ओके। उसके बाद 7वें नंबर है 5 6 7, 7 में वही काम करना है। क्या? 7 के बाद 2 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए तो 5 6 7, ठीक है। अब याद रखो एक एसएफ सिरप होती है, तो वैसे याद रखते हो एसएफडीपी। क्या याद रखो? एसएफडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। यहां भी सेम वही टेप दो, एसएफडीपी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, हीना नीना और करीना, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसी को लिख देना है। क्या लिखूंगा मैं? हीना नीना और मतलब आर्गन, करीना एक्सरे रंगीन रेड ऑन, और उसके बाद ऑस्मियम, ओके। अब धीरे धीरे ये चीजें याद करने की नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना अपने आप याद होते जाएंगे। इसका क्या है? 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। नहीं याद है तो याद रख लो, क्योंकि अगर याद भी नहीं रखो ना, रोज एक बार 2 बार देख लिया, ऐसा होगा कि 10 दिन के अंदर आपके हाथों पे हो जाएगी, फिंगर टिप्स पे। 18 36 54, उसके बाद 86, उसके बाद 118, ठीक है। अच्छा, अब किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, आप ये देखो उसके आगे शुरू हो जाओ, ठीक है। इतना याद रखने की आपको जरूरत है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। अगर मैंने आपको कह दी कि 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, मान लो कोई भी एटम है, एक्स एटम है,
और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 48 और बोल दिया कि EC लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 तो ये बहुत दिक्कत करेगा, लेंथी हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, पहले हम देख लेंगे इससे पहले आने वाली जस्ट कौन सा नोबल गैस है, इससे पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन लिख दिया मैंने, लो भाई क्रिप्टॉन लिख दिया। तो हमें क्या समझ में आया, 36 हो गए पूरे, 36 के आगे लिखना चालू हो जाएंगे। 36 के आगे क्या आएगा, 5s एस में कितने भरे जाते हैं, 2, लो भर दिया, कितने हो गए 36 और 2 38। अब बच्चे कितने 8, 8 किस में आएगा, क्रिप्टॉन के बाद 5s4d, डी में कितने भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10, और हमें भरने कितने हैं 38 तो 48 यानी 10 ही भरने हैं। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना ही है शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक चीज और सीख लो, क्या चीज, अगर मैंने बोल दिया, मान लो मैंने भी कोई सब एग्जांपल ले लिया, 43 ले लिया सब एग्जांपल, 43 एटॉमिक नंबर है किसी एटम का, और मैंने बोला इसका पीरियड बताओ, तो आपको पीरियड कैसे बताना है, पीरियड में आप देखो सबसे इसके नेक्स्ट वाली कौन सी नोबल गैस है, 43 के बाद कौन सी आ रही है, 54 कौन से पीरियड में आता है, 5th पीरियड में, तो आप सीधा बोल दोगे कि इसका कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और चीजें जान लेते हैं हम, क्या जानते हैं कि SPDF ब्लॉक क्या होता है। वैसे तो कई बच्चों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, ऐसे एक पीरियडिक टेबल होती है और वहां पर ऐसे होती है, कुछ एलिमेंट यहां भी लिखे होते हैं, जो ये होता है D ब्लॉक, ये होता है S ब्लॉक, ये होता है P ब्लॉक और ये होता है F ब्लॉक, ठीक है। अच्छा तो अगर हम डायरेक्ट जानना चाहे तो मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 से 2 तक जो होता है वो S ब्लॉक होता है, बेसिक बात है बिल्कुल। S ब्लॉक के अलावा 3 से 12 जो होता है वो D ब्लॉक होता है। अब 12 से यानी 13 से 18 तक क्या होता है, P ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया। उसके बाद एक और ब्लॉक बन गया F ब्लॉक कौन सा होता है, अगर कोई ग्रुप पूछ ले तो मैं क्या बताऊंगा, 1 से 2 ग्रुप का तो S ब्लॉक, 3 से 12 ग्रुप जो नंबर है उसमें D ब्लॉक आ जाता है, और 13 से 18 P ब्लॉक। बच हो तो गए सारे, 18 तक तो होते हैं, नीचे वाला बच गया ना, ये आता है 3rd ग्रुप में, यानी 3rd ग्रुप में आ जाता है कौन सा, F ब्लॉक, ठीक है। अब हम सीखते हैं जो बहुत ही मैंने स्टार्टिंग इस टॉपिक से करी है, क्योंकि ये गले के हड्डी बनने वाले टॉपिक है, जो ना समझ में आए तो दिक्कत ही दिक्कत हो रही होती है। आगे बढ़ते, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है, ऐसे ही लिखना है। अब हम सीखते हैं पीरियड नंबर कैसे फाइंड करें, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करें, यानी ग्रुप कौन सा है वो कैसे फाइंड करें, और ब्लॉक कौन सा है वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर सर सुना तो लग रहा है, बड़ा अजीब से लगता है ये टॉपिक, कोई नहीं आप सुनते जाओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, आपको जो नंबर ऑफ सेल होते हैं, किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ सेल है, इसी को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम n दिखाते हैं कि n की वैल्यू इतनी है। n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पर आपको अगर कहीं लिखा दिख जाए n, तो n से आपको क्या मान के चलना है तो रियलिटी में दोनों एक ही बात, पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है, तो हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, कि नंबर ऑफ सेल कौन सी है, या फिर कौन से पीरियड में है। बहुत अच्छी बात बोल गया मैं, क्या बोला मैंने, कौन से पीरियड में है इसका पता चल जाता है अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पीरियड नंबर कैसे निकाले, पीरियड नंबर कैसे निकाले, इसका बहुत ही इजी तरीका है। क्या इजी तरीका है कि नंबर जो n की वैल्यू है वो लार्जेस्ट कौन सी है, मतलब जैसे मैंने बोला आपको, आप लिखो ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, 6 सही बोल रहा हूं मैं, नहीं ये तो 10 हो गए, नियोन की हो गई, तो 2 कम करेंगे 2p4, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे n की वैल्यू, तो पीरियड क्वांटम नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया लार्जेस्ट। सीखते हैं, चलो भाई मैंने क्या बोला, पीरियड कैसे निकाले, सारी चीजें सीखेंगे 1 बाय 1। पीरियड नंबर निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
क्या लिखना है, बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि n की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, n की लार्जेस्ट वैल्यू। अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आयरन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, बताओ, लिख के दिखा देता हूं मैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने नंबर में आता है, 26 नंबर पे आयरन। आयरन लेडी याद कर लो ना, आयरन लेडी मतलब कब, 26 जनवरी पे तो उनको याद किया जाएगा, ऐसे याद रख लो कि 26 नंबर होता है इसका। अच्छा 3d कितना 6। अब n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या होती है सर, ये जो आगे लिखा है ना, ये कितना पीरियड है उसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या n की वैल्यू बोल सकते हैं। अब इनमें लार्जेस्ट कौन सी है, 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है या 3 है, कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 4 है। हो गया, क्या है पीरियड नंबर अगर मैं बोल दूं तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्थ पीरियड में लाई करता है कौन, आयरन। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बस इतनी सी बात है, एक लाइन याद रखो, एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। अच्छा अब हम सीखते हैं पीरियड के बाद ब्लॉक नंबर, क्या ब्लॉक कैसे निकाले, ब्लॉक लिख देता हूं पूरा मैं, ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, तो आप कैसे याद रखोगे, वो सबसेल दैट सबसेल, अभी सुनते जाओ, अभी एक एक चीजें टर्म क्लियर होगी। दैट सबसेल, वो सबसेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, क्या बोला, दैट सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, वो सब सेल है, ब्लॉक का मतलब होता है वो सब सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर कर रहा हो। सर सब सेल क्या होता है, अरे सब सेल का मतलब आप बचपन से सीखते रहो, SPDF, यही तो है सब सेल। अच्छा अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 19, जिसका किसका होता है, पोटेशियम का होता है। सिर्फ एग्जांपल मैंने बोला इसके कौन सा ब्लॉक है और पीरियड कौन सा है, बताओ, तो बता देते। पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, कितना भरा जाएगा 4s में, देखो ये कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 18, 19 ही तो है, तो एक भरूंगा 4s1। अच्छा यहां से n की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ, तो बोलोगे सर ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 3 3 4 लार्जेस्ट है ना, तो 4 हो गए इसका पीरियड नंबर, पीरियड नंबर क्या हो गया 4। अब सब सेल किस में लास्ट में एंटर कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा S में लास्ट में एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे ब्लॉक हो गया S ब्लॉक। अब बोलोगे सर जरूरी हमेशा लास्ट वाले में, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही सीरीज में लिखी है तो आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था बचपन में, कौन सा रूल, N+L रूल या स्कीम बोल दो, ठीक है, जिसे हम बोरबरी बोल देते हैं, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, यानी N+L रूल से डिसाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं फिर से आयरन का, किसका, मैं आयरन का एग्जांपल देता हूं। आयरन कितना होता है 26 होता है, लिखो, लिखते हैं 1s2, ये इतना लिखने की जगह पे देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नियोन, ये पूरा क्या आर्गन, इतना तो आर्गन लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ डायरेक्ट आर्गन। थोड़ी थोड़ी चीजें शॉर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की सीखते जाओ, हैबिट में डालो धीरे धीरे, तभी ये इजीली याद होगा। आप सोचो याद कर लूं और बैठ जाऊं, यूज ना करूं तो भूल जाओगे, या यूज तो करना है पर याद ही ना करूं तो भी फिर काम नहीं बनेगा। अच्छा ये हो गया 18, 18 के बाद कितने बच गए, 8 बच गए, 8 कैसे भरेंगे, 4s2 3d, कौन सा 3d कौन सा भरूं मैं, कितने, 2 तो हो गया 18 20 20 और 2 6 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैंने 6 मान लिया तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करा है, बोलोगे सर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो इसमें एंटर करा होगा, नहीं ये एंटर करा है 3d में। सर आपको कैसे पता, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ऐसा है तो उससे पता कर सकते हैं, या N+L रूल लगा लो,
लगा के दिखाऊं, मैं लगा के दिखा देता हूं। देखो 4s में लिखोगे तो देखो n प्लस n क्या है यहाँ पे, n तो 4 है तो 4 लिख दिया। और l क्या है, l आपको याद रखना है sp3d इन सब के लिए। देखो s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। ठीक है, तो s के लिए क्या है 0, तो 4 प्लस 0 कितने आ गए 4। अब 3d में आ जाओ, 3d में क्या है, d क्या है n क्या है 3, प्लस में d के लिए क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो d के लिए 2। टोटल हो गए 5। ठीक है, अगर 5 हो गए तो देखो बड़ा कौन सा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो अब बाई प्रिंसिपल क्या कहता था कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होंगे, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ये है तो इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हायर में तो इसमें। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, समझते जाओ। अभी इतना समझ में आया, इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। अब मैंने बोला यहाँ पे ब्लॉक बताओ, पीरियड तो बता दोगे n की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 है या 3 है, 4 है, तो पीरियड बता दोगे 4। अब ब्लॉक बताओ, ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक आप कौन सा देखोगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हो, तो किस में कर रहा है, डी में, तो ऐसे आप बता दोगे ब्लॉक। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक बढ़ जाता है ग्रुप। ग्रुप क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4-5 केसेस पढ़ने और 4-5 करेंगे, और 4-5 केसेस ही थ्रू आउट द सिलेबस आएंगे, ये माइंड में रख के याद करो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बहुत इजी है, एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए आपको 2 याद रखना है। एस में कितने ग्रुप होते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ। एक तो होता है फर्स्ट ग्रुप और एक होता है सेकेंड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कौन आ जाते हैं, समझो बात को। फर्स्ट ग्रुप में कौन आते हैं, NS1, और इसमें आ जाते हैं NS2। जहां भी लिखा दीजिए आप बोलोगे एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एग्जांपल दूं, ऊपर देखो पोटेशियम में लास्ट में क्या आ रहा है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, NS1, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसे ही बता देना है, बहुत इजी है। अब बढ़ के हम सीखते हैं, एस ब्लॉक हो गया, अब हम सीखते हैं पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक का क्या तरीका है, पी ब्लॉक का तरीका सिंपल सा है कि 12 प्लस में क्या है, याद रखो 12 प्लस में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब, कौन से पी सब सेल में एंटर हो रहे हैं उसे क्या बोला, लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑफ पी, पी के लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे लिखेंगे इससे। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल बताना चाहूं तो जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p, 2p कौन सा होगा, 4 भर दिए, 4 और रह गए, तो 2p4, 8 हो गए ना। तो अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका अगर मैं लिखना चाहूं ऑक्सीजन का, तो क्या पहले तो मैं 12 ऐड कर दूंगा, ले भाई 12 ऐड कर दिया, प्लस में लास्ट सबसे लो, मान लो 2p आ जाते हैं, तो लास्ट वाला जो p है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या इन दोनों को जोड़ के बोलोगे 16। 16 क्या ग्रुप नंबर है किसका, ऑक्सीजन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी है। उसके बाद बढ़ के हम सीखते हैं क्या, SPD, डी ब्लॉक सीखते हैं। एक बार टॉपिक को अच्छे से सीख लो, उसके बाद बार बार फाइट नहीं करने पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखो। यहां क्या है, सिंपल सा रूल है, 2 प्लस में, वहां 12 था, यहां 2 प्लस में n-1d के कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको बता देगा। ठीक है, अच्छा डी ब्लॉक में और भी चीज हो सकती है, अभी इतना समझो और सीखो चीजों को। अच्छा करवाऊं, मैं करवाता हूं। फिर मैंने आयरन का ही ले लिया, मान लो आयरन का लेते ही आपको बताना है क्या, 3 चीजें बतानी है, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर। अच्छा ग्रुप नंबर बताते हैं, पहले तो मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पहले मैं लिखूंगा आर्गन, ये हो गया 18 पूरा।
आर्गन के बाद 26 में से कितने बच गए, 26 में से बच गए आर्गन 18 और 26 यानी 8 बच गए। तो आप क्या करोगे, 2 इसमें भर दोगे। अब 3D में कितने भर दोगे, 2 यहां भर गए, मतलब 6 बच गए, 6 यहां भर दिया। अब इसके सारी चीजें बताओ मेरे को। पीरियड कितना है, तो पीरियड आप लोग लार्जेस्ट वैल्यू 4 है तो 4th पीरियड है। अगर मैंने बोला ग्रुप पीरियड हो गया, ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कौन सा बताओगे, लास्ट सेल जिसके अंदर एंटर कर रहा हो, तो लास्ट इसके अंदर एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक है। अब मैंने क्या बोला, ब्लॉक के बाद बताओ आप ग्रुप कौन सा है, ग्रुप डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, उसका रूल क्या है, 2 प्लस में n-1। n क्या है, लार्जेस्ट, n क्या है 4, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो n-1 3 आ गया। अब 3 के डी वाले में, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बता दोगे भाई, 8वां ग्रुप है जिससे ये बिलोंग कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज डाल लो दिमाग में, नोट करके। क्या डालना है आपको, कि अगर एक्सेप्शनल की बात आ गई, एक्सेप्शनल मतलब जैसे कॉपर की बात आ गई, जैसे क्रोमियम की बात आ गई, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं मुझे बताओ। इनके सर 2 तरीके से होते हैं। आम बंदा सोचे तो यही सोचेगा, कॉपर कितना होता है 29, तो 29 के लिए 4s आर्गन लिख दिया, उसके बाद 4s2 3d9, ये होगा। एक आम तरीके से सोचा जाए तो, ठीक है। और इसमें हो 24 है, ये तो 29 होता है, ये 24 है, 24 है, तो वो कैसे सोचेगा कि 4s2 20 हो गए, बचे कितने 4, तो 3d4। पर हमें क्या पता है कि हम रियलिटी में कैसे लिखते हैं, हम रियलिटी में ऐसे लिखते हैं इसे कि 4s1 3d10, क्योंकि ये क्या है फुलफिल्ड है तो अच्छा स्टेबल होता है। ऐसे इसका भी लिख देते हैं कि 4s1 3d, यहां कितना था 24 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3d5, ठीक है। अच्छा, याद रखने वाली बात क्या है, जब डी ब्लॉक में आप ऐसे एक्सेप्शन आ जाएंगे तो उसका ये क्या था, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके थ्रू ही निकालना है। समझो बात को क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे को बोला इसका पीरियड ग्रुप ब्लॉक बताओ, इसका बोल दिया, तो आप ये रियल वाले के थ्रू नहीं, एक्सपेक्टेड वाले के थ्रू करोगे, आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। करके देखिए, चलो भाई करके देखते हैं। इसका बताओ मेरे को, पीरियड कौन सा है, तो 4। ग्रुप कौन सा है, पहले ब्लॉक निकालेंगे, पीरियड के बाद हमने ब्लॉक निकालना सीखा, तो ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के लिए तरीका क्या है, 2 प्लस में, यानी ग्रुप निकालने का तरीका क्या है, तो 2 प्लस में n-1, n तो क्या है 4 है, तो n में से 1 यानी 4 में से 1 माइनस मतलब 3 में से d के कौन से में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है 9, तो क्या भर दोगे आप 9, कितना आ गया 11वां ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसे करो, क्या होगा इसका, अगर पीरियड बोल दूं मैं तो इसका पीरियड 4 होगा। अगर मैंने इसका ब्लॉक बताया तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे डी ब्लॉक होगा। अगर मैंने इसका ग्रुप पूछना चाहा तो ग्रुप क्या बताऊंगा मैं, ग्रुप डी है तो डी ब्लॉक में कैसे निकालते हैं, 2 प्लस में n-1, यानी n-1 मतलब 3d में कितने 4 है, तो मतलब 6th ग्रुप का मेंबर है ये। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। स्टार्टिंग में मैंने ये टॉपिक इसीलिए उठाया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं आपको बताने लगा डोवरनियर का, न्यूलैंड का सिद्धांत, ये सब ये कहीं काम नहीं आने। एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लो। क्यों रीडिंग कर लो, पूछ भी सकता है सर, फिर है ना वो कुछ भी पूछ ले, पर कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं पूछ सकता, पूछेगा एनसीईआरटी से, एक ही सोर्स है उसका, अगर नीट के लिए पूछना हो तो उसे। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर होगी, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप। अब एक और चीजें सीखते हैं, क्या आपने कई बार देखा होगा ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 4s2 को ले लेते हैं सीधा, किसके बाद देखो 3p 4s2 उसके बाद 3d दिया है। मतलब क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि यार इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, और जब आप देखोगे तो बोलोगे यार ये तो 4s भर दिया, d में तो भरा ही नहीं। तो ये क्या फंडा है,
ये फंडा है n+l रूल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ग्राउंड स्टेट की लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट की विदाउट बॉन्डिंग की, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो n+l रूल को फॉलो करते हैं, तो n+l रूल के हिसाब से ऑर्बिटल बचे रह जाते हैं। अब सर इसमें बताने वाली बात क्या, आपने बता ही दिया सारी बात, तो यहां बताने वाली बात यह है कि जैसे कितने ऑर्बिटल बचे रहते हैं, मतलब किसी ने बोल दिया जैसे 3 है तो मैं बोलूं 3f बचा रहता है, तो क्या एग्जिस्ट भी करता है या ऐसे ही बोल दिया आग मीच के कुछ भी और हमें मानना पड़ गया कि हाँ बचा रहता है? नहीं, अगर ऐसे कंसेप्ट को लेके चलोगे तो कंसेप्ट स्ट्रांग होने की जगह और फर्दर वीक हो जाएगा, तो आगे बढ़ के हम और चीजों को सीखते चलते हैं। ठीक है, लो भाई हमारा बोर्ड हो गया क्लीन। अब हम सीखते हैं किसके बारे में बात हो चुकी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। सर ब्लॉक तो बच गया, कोई नहीं अभी करवा देंगे, आगे थोड़े जा रहे हैं हम। फिर मेरी चान पे पोषण थरी कोठी ऊपर बाज उड़े। अच्छा सीखते हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, उससे पहले मैं एफ ब्लॉक क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सारे ब्लॉक एक साथ क्लियर हो जाए। एफ ब्लॉक, इसमें जितनी बातें याद रखने की है उतनी ही बताऊंगा, फालतू की इतनी बातें बता दो जो याद भी ना हो और काम की भी नहीं है तो फायदा नहीं है। ठीक है, 57 से लेके 71 याद करो नंबर है, 89 से लेके 103, 103 के बाद क्या आया 4, 104 से 112, 112 के बाद 113 से 118। ये याद कर लो, आपका बहुत काम बन जाएगा। अगर कोई पूछ ले ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, ये है लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। ठीक है, ये क्या है, ये है एक्टेनॉइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा है क्या आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा, अभी सारी बात डिस्कस होगी, भागे नहीं जा रहे। अच्छा, ये इसका ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे 6th पीरियड है। इसका कौन सा पीरियड है, तो आप बोलोगे 7th पीरियड है। ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक बता दिया, कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा। इन दोनों में बता रहा हूं मैं, इन दोनों के केस में। ठीक है, एफ ब्लॉक होगा। अच्छा, और क्या बच गया, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया, और ग्रुप कौन सा है, तो याद रखना इन दोनों का सेम ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3G है इनका ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसको थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करते अच्छा लगेगा। लो भाई, इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये अपने डीपी को बहुत प्रायोरिटी देता है। डीपी को मतलब डी ब्लॉक, डी पी ब्लॉक, इतना डी ब्लॉक का है, इतना पी ब्लॉक का है। अच्छा, अब सर ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है, याद रखना पीरियड कौन सा है, ये 7th पीरियड है। कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड है। और अगर मैं ग्रुप की पूछ लूं तो ग्रुप कौन सा है इसमें, तो आप क्या बोलोगे, यार ग्रुप कैसे निकालूं मैं। ग्रुप निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है कि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन डिजिट देखो कौन से में एंटर होगी। जैसे मैंने रैंडमली कुछ भी पूछ लिया कि इसका ग्रुप बताओ, इनके बीच का अगर पूछना चाहूं, मैंने बोल दिया कि 104 है ना, 108 का ग्रुप बता भाई कौन सा ग्रुप है, तो आप पता क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट देख लोगे। क्या ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला है कि लास्ट 2 डिजिट इसके देख के आप बता दोगे कौन सा ग्रुप है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि इसका ग्रुप देखो कितना होगा, 8वां ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 8 है। ठीक है, अच्छा क्या सर सब में लागू होगा, बिल्कुल सब में लागू होगा। और क्वेश्चन दे दो, जैसे मैंने बोल दिया रैंडमली उठा के 117 का बताओ, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो कौन सा 2 डिजिट है, ये है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया 17वां ग्रुप। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट बात। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? कितने ऑर्बिटल कितने में होते हैं खाली? कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने n बराबर 0 तो लिखी नहीं सकता, सेल 1 से स्टार्ट हुई, कम से कम एक सेल तो हुई एक एटम के अंदर। अगर n 1 है तो l की वैल्यू उससे एक कम आती है, n -1 होता है तो 0 होगी। अगर n 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 हो सकती है। अगर n 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। अगर n 4 है तो l की वैल्यू ऐसी आप बढ़ाते चलो 1 2 3। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि इसके लिए देखो, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या क्या लिख सकता हूं? 1 और 0 का मतलब क्या होता है? s। यहां पर लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? 2n की वैल्यू तो 2 और s की वैल्यू क्या है? sp, यानी 2s और 2p। यहां पे कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑर्बिटल सिखा रहा हूं पीरियड में कितने कितने होते हैं। इसमें कितने होंगे? तो 3spd, 3s 3p 3d। अच्छा, 4 में कौन से हैं? तो 4spdf, यानी 4s भी मिलेगा, 4p भी मिलेगा, 4d भी मिलेगा, 4f भी मिलेगा। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट पीरियड में कोई पूछ ले कितने ऑर्बिटल है तो आप बोलोगे 1, दूसरे में कितने हैं? 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ग्राउंड स्टेट की लिखेंगे तो ये इसका मैंने अभी आपको दिखाया था कि एनर्जी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो पहले इसमें भरा जाएगा, इसमें नहीं भरा जाएगा। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम का कितना होता है तो आप बोलोगे सर लास्ट में किस में भरा जाएगा? 4s में। देखो लिख के दिखा देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने हो गए? ये हो गए 10, ये 12, ये कितना होता है टोटल? 19 होता है, तो 19 भरने हमें, तो 2p में कितने भरे जाएंगे? 6, 18 हो गया। 4s1 यही तो भरता हूं मैं। 3d तो गायब कर दिया हमने क्योंकि एनर्जी लेवल ज्यादा था। तो अगर कोई पूछ ले पोटेशियम में क्या डी ब्लॉक खाली है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल खाली है, पर ग्राउंड स्टेट में नहीं भरेंगे तो कहां काम आएगा? याद करो, ये बॉन्डिंग के वक्त काम आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ऐसे है जो दिमाग में रहेंगे तब केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से समझ में आएगी। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या चीजें बताना चाह रहा था। अब मैं क्या करता हूं, 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं ट्रेंड को। ठीक है, ट्रेंड क्या क्या फॉलो होते हैं। क्या सारे ट्रेंड बनाओगे? बिल्कुल बताऊंगा, सारे ट्रेंड बताऊंगा। पहले तो मेरे को यह बताओ कि एटम का अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं किसी भी एटम की, तो क्या रेडियस निकाल सकता हूं मैं? बोलो सर क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कैसे निकाल सकते हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, पहले मेरे को ये बताओ कि एटम क्या है। एटम एक वेव है। अगर एटम एक वेव है तो क्या एटम की मैं रेडियाई निकाल सकता हूं? सर क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाबे जो एटम की रेडियाई होती है वो तो फिक्स नहीं होती ना, बाउंड्री तो शार्प है नहीं, तो फिक्स कैसे हो जाएगी? तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? मतलब अब देखो, एटम का साइज तो सबको बताना है, साइज बताने के लिए रेडियस पता होगा तभी तो बताएंगे साइज। सही बोल रहा हूं मैं? रेडियस पता होगा हमें एटम का, तभी तो हम साइज को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो साइज को मैं डिफाइन कैसे कर लूंगा, यानी साइज को मैं एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा एक अलग तरीके से, एक अलग मेथड से। समझो बात को, जो बातें मैं बोल रहा हूं वापस बोर्ड पे लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं भाग रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहे हो? साफ कपड़ा लेना पड़ेगा, अब ये ज्यादा ही गीला हो गया। सही बात है। अच्छा, पीरियडिक टेबल का एक मैंने पहले भी वीडियो डाला था जिसमें मैंने ट्रिक्स याद करवाई थी कि पीरियडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो चीजें काम आएगी।
नहीं भी याद है तो कोई नहीं, जब मैं लिखूंगा तो ऐसा नहीं है मैं मन में लिख लूं और तुम्हें ना बताऊं, मैं बताता चलूंगा हर एक बातें, ठीक है। तो ये दिमाग में मत डालना कि नहीं हमें ट्रिक याद नहीं है तो अब पहले जाके वीडियो देखो ट्रिक की, नहीं यही सीखते चलो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एटम की बात कर रहा हूं, किसकी, एटम की, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि एटम का साइज बताने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ी, ठीक है। रेडियस की जरूरत पड़ी तो रेडियस आप सोचो ना यार, क्यों नहीं बता देंगे, एक एटम है और ये इसका सेंटर है, यहां से इसकी डिस्टेंस बता दे, रेडियस ले बता दिया। पर याद करो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है कि एटम तो एक वेव, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो तुम एक बात बताओ, क्या अब मैं इसकी रेडियस बता सकता हूँ, यहाँ ज्यादा आ गई, यहाँ कम आ गई, फिर यहाँ ज्यादा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसे एक नया तरीका, इनडायरेक्ट मेथड लगाया गया। कौन सा मेथड लगाया गया, इनडायरेक्ट, कि दो एटम ले लेंगे और उसके बीच में उसकी डिस्टेंस कितनी है, जितनी भी डिस्टेंस होगी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी अपॉन में उसका एवरेज कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। सही बात है, हमने इसी मेथड को इस पे अप्लाई करा। अच्छा, ना मैं कोवेलेंट, ना मैं वॉन्डरवॉल और ना मेटेलिक के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा। यस, मेटल बोला है, मेटल के बीच में भी जैसे आयरन के एटम होते हैं ना, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो उसके अंदर भी होगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे, तो बस एक छोटी सी झलक दिखा दूंगा। वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मेटेलिक बॉन्ड है, और ये वॉन्डरवॉल बॉन्ड है। यानी वॉन्डरवॉल के एटम है, ये मेटल के और ये कोवेलेंट के। कोवेलेंट में ज्यादातर F2 N2 ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, मेटल में जैसे आयरन वायरन हो जाते हैं, और इनमें इनर्ट गैसेस का केस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी रेडियाई, ये मैं लिखता हूं कोवेलेंट रेडियस, ये लिखता हूं मैं मेटेलिक रेडियस, ये मैं लिखता हूं वॉन्डरवॉल रेडियस। तो किसकी ज्यादा होगी यार, विजिबल तो है साफ साफ, ये बहुत दूर है तो मतलब इसकी रेडियस दूर होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम। तो ये फैक्ट है, लिख लो अगर लिखना चाहो, पर मुझे पता है कि आप सबको ये चीजें आती होगी। वॉन्डरवॉल रेडियस। अच्छा, अब क्या याद रखने वाली बात है कि नॉर्मली क्या कोवेलेंट रेडियस पाई जाती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन बड़ा या हीलियम बड़ा, आप लोग हीलियम बड़ा, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, पर याद करो पीरियड में जब इधर से इधर चलते हैं तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर ये क्या है, इनर्ट गैस है। अगर ये इनर्ट गैस है तो इसकी साइज बहुत दूर होगा, ठीक है, एटम के बीच में अट्रैक्शन बहुत दूर से लग रहा होगा, यानी इसका रेडियस ज्यादा है, मतलब ये इससे बड़ा है। अच्छा, ऐसी क्या सब में अप्लाई होगा, तो यस बिल्कुल सब में अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ लिथियम, बेरिलियम, जैसे लिखते ना हाइड्रोजन हीलियम, आप बोलोगे ये सेकंड पीरियड में कैसे लिखना चालू हो गया, तो स्टार्टिंग करो वहां से और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बस आपको यहाँ पे ट्रेंड याद रखना है कि इसका जो रेडियस होगा सबसे बड़ा होगा तो सबसे आगे आ जाएगा, उठा के मैं आगे लिख देगा। ऐसे ट्रेंड फॉलो होंगे, सब में नोबल गैस सबसे आगे रखी होगी, ठीक है। अच्छा, एक 3D सीरीज में देखो मैंने वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ट्रिडियम, मैग्नीशियम, क्या क्या है, आपको सीरीज याद होगी 30 तक तो याद करनी होती है, पर मैं याद करवा दूं जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एटॉमिक साइज क्या है, ऐसे लिखते हैं, इसको टी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक आ गया, स्पेशल बात, जिंक के बाद वैनेडियम, वैनेडियम के बाद बताया क्रोमियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर आ गया यहाँ पे, फिर निकेल। ऐसे ही तो बहुत फेमस ट्रिक है कि स्कूटी में जिंक, वैसे तो अब इसे इतना छोड़ दो और कोई नहीं डालता, ठीक है। ऐसे बता सकते हो कि एटॉमिक साइज ये है, इनमें क्या है, इक्वल है, इसमें ज्यादा हो। बाकी आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे साइज घटती जाएगी। ये लो
बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अच्छा, ये भी हमें हो गई याद। अब हम आगे बढ़ के एक और चीजें सीखते हैं। कौन सी चीजें सीखते हैं? हम सीखते हैं एक लाइन, जो याद करो कौन कौन सी थी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। टाइटेनियम, स्कैंडियम में कैसे बोलते थे हम? स्कूटर यामा लाएंगे, टी जरा हाफ। और वेनेडियम में क्या था? वेनेडियम में था LA, वे नवाब थे। ठीक है, यहाँ पे बताने वाली बात क्या है, जब अलोंग द ग्रुप चलोगे ना आप, तो आपको ये इसके बाद ये बड़ा होना चाहिए, इसके बाद ये बड़ा होना चाहिए, पर आपको ऑब्जर्व क्या हुआ ये सुनो। ऑब्जर्व क्या हुआ? स्कैंडियम सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, है भाई। अब इससे बड़ा ये होना चाहिए, यामा, है भाई। उसके बाद क्या होना चाहिए? LA, ये है। बट पता है क्या देखा गया? अभी बताता हूँ क्या देखा गया। पहले इसमें देखो, आइडियली ये होना चाहिए था हमारी कंडीशन। इसमें भी ऐसे होना चाहिए कि टाइटेनियम, उसके बाद जर्कोनियम, ऐसे जो भी नाम है ऐसे। इसमें भी सेम वही चीज है, TA मतलब लास्ट में आएगा, V के बाद NB, नवाब थे। कोई याद नहीं रखता, आप क्यों याद रखोगे इसके नाम? जो आता जाए, जो आपकी आंखों के सामने आए, जो आपके चैप्टर में आए थ्योरी पोर्शन में, उसे याद करते चलो। तो होना तो ऐसा चाहिए था, पर दिखा पता कैसे? यहां तुम्हें दिक्कत दिख गई। यहां आपको लगभग लगभग सेम साइज दिखा। ये है रियलिटी। याद कर जाना, पूछा ही पूछा जाता है। अच्छा, ये ऐसा दिखा, तो अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कितना कितना होगा? अच्छा, इसके लिए रीजन क्या है? रीजन लिख लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट? एफ ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये बताता हूं मैं आपको। क्या होता है, जैसे एक एटम है, उसके क्या है, बहुत सारी सेल्स है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को देखो, न्यूक्लियस क्या चाहेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचू, इसको भी खींचू और इसको भी खींचू। लेकिन यहाँ पे और भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? इसे अंदर वाले को खींचने नहीं देंगे यहां से, क्योंकि जब पास आएगा तो ये इसे रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन करके दूर करेगा। तो ये जो इफेक्ट लग रहा है उसी को हम क्या बोलते थे? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बताने का। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में याद रखना कि सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट F का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है और फिर F का होता है। तो F का सबसे कमजोर है, इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड है ना, ये सारे लेंथेनॉइड में आती कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइज। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? साइज हो गया बहुत बड़ा, अगर साइज बड़ा हो गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना हायर लेवल पे नहीं हो सकता, तो एटम बहुत पास आ जाते हैं और साइज लगभग लगभग इनकी बराबर हो जाती है। क्लियर हुआ होगा? एक टॉपिक और रह गया छोटा सा, बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। कभी जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको पता चलेगा इनमें तो इलेक्ट्रॉन सेम और बोल दिया साइज किसका बड़ा है। तो याद रखना, नेगेटिव साइज ऑन एनायन, लिखो ना लिखो, अपॉन में पॉजिटिव साइज। जितना पॉजिटिव साइज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, जितना नेगेटिव साइज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा साइज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एटॉमिक रेडियस में इतना ही याद रखना है जो रिलेवेंट है। आगे बढ़ के हम सीखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहले इन्हें मिटा देता हूं मैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं छोटे छोटे टर्म इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये वीडियो सोच के बना रहा हूं कि वो बच्चे देख रहे हैं जो पहले ही स्टडी से बहुत ज्यादा बोर हो चुके पढ़ पढ़ के, और उन्हें मक्खन चीजें सीखना है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
आयोनाइज मतलब आयन बनाना। आयन कब बनता है कोई, जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकले। सही बात है, इलेक्ट्रॉन वहां से एग्जिट आउट करे तो हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयंस का बाहर आ जाना। ठीक है, अच्छा आयन बाहर कब आएगा, वो तो डिपेंड करता है एटम कौन सा है। कोई ऐसा एटम है जो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है, तो वो क्या चाहेगा कि आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं और थोड़ा स्टेबिलिटी गेन कर दूं। वो एटम टू एटम डिपेंड करता है, पर जनरली ये देखा गया कि ज्यादातर जो मोस्टली केसेस है उसमें आई जो पहला होता है कोई भी आयन, वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद वीक हो जाता है। सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं एक एक चीजें आपको टर्म क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बता रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा अगर बेटे ने उधार ले लिया तो तुम्हें क्या लगता है बेटा वापस कर पाएगा या उसके पापा वापस करेंगे? सही बात है, पापा वापस करेंगे यार, बेटा तो लेके बैठ जाएगा। ठीक है, बाद में पापा भी दिक्कत आएगी, फिर पापा वापस करेंगे। अच्छा ये सर कहानी क्यों सुना रहे हो, ये कहाँ काम आ रही है? बिल्कुल काम आ रही है, तभी सुना रहा हूं मैं। क्या बोला? अब हम पढ़ते हैं आईपी या आईई बोल देते, कोई आईपी हो जाता है पोटेंशियल, कोई कोई एनर्जी। आईई से ज्यादा फेमस है तो आईई याद रखो। क्या होता है, कोई भी एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इलेक्ट्रॉन यहां पे एनर्जी दो ताकि निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो आपने जितनी एनर्जी दी उससे ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये गेन कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज कर दिया। समझो बात को, जैसे मान लो 10 चोर है और 10 चोर है और 50 पुलिस वाले हैं, तो चोर को पकड़ के रखेंगे। अब मान लो एक चोर, आप सोचो कि एक चोर को भगाना है, तो एक चोर को जैसे तैसे करके आपने भगा दिया, भगाते क्या हो जाएंगे, सारे एक्टिव हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार अब नहीं जाने देंगे, अब जाने नहीं देंगे। अब मान लो आपने एक और भगा दिया, तो अब और ज्यादा टाइटली बाउंड करके रख लेंगे कि अब चोर को तो बिल्कुल नहीं जाने देना, जब डंडा पड़ जाएगा भाई हमारे। तो वही हिसाब किताब यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 10 मान लो, और यहाँ पे प्रोटॉन भी 10 मान लो, तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आराम से खींचेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तब 10 रह गए, यानी पुलिस वाले 10 रह गए, लेकिन चोर 9 हो गए, तो अब और टाइटली अच्छे से निगरानी रख पाएंगे। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो और टाइटली, अगर अच्छे से निगरानी रख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकालेंगे टाइटली बाउंड हो जाएगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सा फंडा है, याद रखो, क्या IE1 जो होती है उससे ज्यादा IE2 होता है आयोनाइज करने के लिए एंथैल्पी देना, और उससे ज्यादा क्या था IE3 के बाद 4 भी होता है, होने वो हो सकता है, पर इतनी एनर्जी देनी पॉसिबल नहीं है, तो हम इतना ही याद रखेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, IE से 2 क्यों ज्यादा और 3 क्यों ज्यादा है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको कुछ वेरिएशन के लिए बेटा नहीं देगा बाप देगा, इससे याद रखना। अच्छा बोलते हैं हाइड्रोजन हीलियम में बात किया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अगर इसने बॉन्ड बना लिया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर इससे निकालो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत स्टेबल है, तो होना क्या चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर दिखा पता है कैसा। अगर मैं इसे देखूंगा ना तो इसमें देखोगे 1s2 4 होता है ना, तो 2s2 यानी फुल फिल्ड है, अच्छा खासा स्टेबल है। इसे देखो 1s2 7 होता है ना, तो 2s2 1s2 2s2 2p 2p में लगा ना 1 के बाद 2p, तो 2p कितना 4 हो गए, 3 और भरे जाएंगे 3, तो p क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है। बेटा नहीं देगा, ये याद रखने की ट्रिक है, क्या
बेटा नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, इसे एक एक आगे बढ़ देंगे और रट्टा मार लेंगे। क्यों? एक होता ब्लाइंडली रट्टा मारना, कुछ समझ में नहीं आ रहा रट्टा मारो, वो काम नहीं आएगा। पर समझ के रट्टा मारो, क्योंकि कंपटीशन में बैठने जा रहा हो, आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए। तो अब ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। इसे आगे उठा के ले आया, इसे पीछे रहने दिया, कार्बन ऑक्सीजन पहले आ गया, फिर नाइट्रोजन आया, फिर फ्लोरीन आया, फिर ये हो गई रियलिटी। ये एक्सपेक्टेड था और ये रियल था, ये आपको याद रखना है। ऐसी आगे वाले में भी हो जाएगा। करेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, बेटा नहीं देगा मांगो बाप से। तो क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था कि ऐसा होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे ही खींचने की पावर बढ़ती जा रही है। अच्छा, पर निकला क्या, मैंने क्या बोला, मांगना पड़ेगा। किससे मांगना पड़ेगा, बाप से। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनकी फुलफिल मिलेगी। इसलिए मैंने क्या बोला कि इनमें क्या है, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसलिए एक एक आगे बढ़ जाएगा। तो क्या, बेटा नहीं देगा मांगो बाप से, एक एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, आगे बढ़ा के लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसको इसके आगे बढ़ा दो, सिलिकॉन सल्फर के बाद आ गया। ये लो भाई, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं लगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब एक और चीज सीखो। क्या चीज सीखते हैं, हम सीखते हैं एक लाइन। क्या लाइन सीखते हैं, हम सीखेंगे पहले काशी वाली। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। यहां पर रट्टा मारने वाली बात यह है, यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन इन डी ब्लॉक में पुअर सीलिंग की वजह से इन दोनों में उल्टा हो जाएगा रिलेशन। कैसा हो जाएगा, याद रखना है, याद रखो। कार्बन ये, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये शंकर प्रभु में गड़बड़ कर दो। क्या कर दो, पीवी पहले लिख दो और इसके बाद एसएन लिख दो। बस इन दोनों में गड़बड़ हुई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। इसकी तो कम होती जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बस इन दोनों में गड़बड़ है जो हमें याद रखना है। ठीक है, ये लो भाई, याद हो गया। अच्छा, एक और बात बतानी है। कौन सी बात बतानी है, कि आपने याद करा होगा कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद करा होगा। इसका नंबर याद कर लो, 1 2 3 4 5। और अब एक ट्रिक याद करो। क्या ट्रिक है, 15,324। क्या है, देखो ना, लिखना सीखो। एक पे क्या है, बैगन, बी। 5 पे क्या है, थैला। 3 पे क्या है, गाजर। 2 पे क्या है, आलू। 4 पे क्या है, इंडियम। ऐसे आपको याद रखना है। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है ये सारे, तो थोड़ा सा ध्यान से याद करो, सब कुछ याद हो जाएगी। आगे बढ़ के और भी चीजें सीखते हैं। अच्छा, फिर मेरी इतना ही था ये टॉपिक। ज्यादा डीप में घुसने का फायदा क्या, जब जितना याद रखना है उतना ही याद करवा रहा हूं। तो अब हम पढ़ते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है भाई साहब के कोई इलेक्ट्रॉन एटम कितनी चाहत रखता है इलेक्ट्रॉन को लेने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन की कितनी चाहत है। अच्छा,
एफिनिटी सुना सुना नहीं लग रहा? बहुत सुना होगा, क्योंकि लाइफ में ये एक जर्नल टर्म है जो लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि लेने की क्षमता। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंफ्यूज मत हो जाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यही है, पर फर्क क्या है? एक होता है लवर ऐसा जो सिर्फ चाहत रखता है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब आती है तो उसकी कदर नहीं करता, और एक लवर ऐसा है जो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब आती है तो उसकी कदर करता है प्रॉपर, यानी जब इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है और इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो उसे जगह भी प्रोवाइड करता है। एक ऐसा है जिसके पास कुछ है नहीं बट बोलता है कि भाई आ जाए आ जाए आ जाए, आने के बाद रखेगा कहाँ पे? रियल लाइफ की एग्जांपल से कनेक्ट करो, इजी होता है थोड़ा याद रखने में। ठीक है, अच्छा, क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक भी। अच्छा, और आगे बढ़ के हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं एक बताऊंगा, दूसरा आप उल्टा करते जाना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, होता क्या है? एक बार थोड़ा सा मैं इंक भर लूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की चाहत, लेने की क्या चाहत है। लवर दो टाइप के होते हैं, जैसे एक है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उसका इतना छोटा साइज है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसे रख नहीं पाएगा, लेकिन खींचता सबसे ज्यादा ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी सबसे ज्यादा ये रखता है कि आ जाए आ जाए आ जाए। लेकिन क्लोरीन एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासा क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी तो रखता है, पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे साइज की वजह से, उसके पास अच्छा खासा साइज भी है तो जगह भी प्रोवाइड करता है उसे रहने की। अच्छा, बातों को सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक में बहुत अच्छी फील मिलेगी। एंथैल्पी अभी समझो एनर्जी, कितनी एनर्जी निकलेगी या देनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या बोला मैंने? मान लो एक एटम है, उसकी जो वन होगी, कोई एटम है उसने IE1 होगी, मतलब कब? जब कोई एटम हो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, IE माइनस बन गया, माइनस बनने के बाद IE जो होगा वो जनरली देखा गया कि एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इसको अपोजिट कर देंगे उसके, मतलब पॉजिटिव में। अभी नेगेटिव मतलब एनर्जी निकलेगी, मतलब स्टेबल हुआ होगा सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद दूसरा देखा गया, जब 2 को किया हमने प्लस एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब मैंने माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये 2 माइनस हो गया। अब देखा गया कि अब इलेक्ट्रॉन जो लिया है ना वो इलेक्ट्रॉन मिलकर उसे रिपेल कर रहा है, तो वहां पे देखा गया कि ये भाई पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा जब थर्ड इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ये बहुत ज्यादा रिपल्सन था, इसे और एनर्जी हमें देनी पड़ी। पहले केस में तो खुद निकाल रहा था, अब हमें देनी पड़ी, तो इसका भी केस कैसा है? पॉजिटिव का है। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? यहां देखो, समझो मैं क्या लिख रहा हूं, कम ज्यादा ज्यादा, मतलब यहां पे जितनी रिलीज हुई होगी ना उसके कंपैरिजन में जब सेकंड और थर्ड बार हमें देनी पड़ी तो ये बहुत ज्यादा है। ये सवाल में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि 1 और 2 की एंथैल्पी इससे ज्यादा होगी कम होगी, तो याद रखना, जैसे अगर इसमें 5 जूल की एनर्जी निकली तो मतलब यहाँ 50 जूल की एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ भी 50 जूल की एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो बात बताऊंगा बिल्कुल रट्टा मार लेना, याद कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद करके ही जाना है, तभी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्या याद करना है? ऐसे याद करो, देखो, ना बे LIC
ऑफ। बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। हो गया यार। क्या करना है? ये हमें घोट के पी जाना है इसको, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ के हम और भी चीजें सीखते हैं। कौन सी चीजें सीखते हैं? हम आगे बढ़ के सीखते हैं ग्रुप के वाइज। ग्रुप के वाइज मतलब एक मान लो ग्रुप 14 ले लिया जिसमें कार्बन होता है, एक ग्रुप ले लिया 15, एक ग्रुप ले लिया 16, एक ले लिया 17। 18 का तो मामला सबको पता ही है। कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसमें लिखूंगा तो वही है कि काशी गए शंकर प्रभु, नाना पाटेकर असरद सब बीमार, और स्टाइल से टीपो पोलोनियम, कल फिर कल बाहर आई, ठीक है। यहां आपको क्या याद रखना है कि इसका ट्रेंड ऐसे ही चलेगा, बस यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, तो लिखूं मैं? लिखता हूं। जैसे मैंने इस केस में बोला तो क्या बोलूंगा मैं? सिलिकॉन। ऐसे नहीं, अब मैं उल्टा कर दूंगा, देखो ना, इसकी इससे ज्यादा होगी, यानी सिलिकॉन, कार्बन, GeSN, मैं वहीं से छाप रहा हूं बस, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी, नीचे आते आते वो बड़ा हो जाएगा एटम, तो इतना ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा, नहीं खींच नहीं पाएगा, ये होगा। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? यानी न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्यों? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। सिमिलरली मैं दूसरा लिखना चाहूं इस ग्रुप का, तो ऐसे लिखूंगा, पहले मैं पी आगे कर दूंगा, एन पीछे कर दूंगा, और बाकी सबको एज इट इज सेम टेप दूंगा, बिस्मित। ये ले भाई, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, वो और बता दूंगा, पहले सीखो। इसमें करूं मैं तो कैसे करूंगा? फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा नहीं, क्लोरीन की एफिनिटी नहीं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मैं इसकी बात करूंगा, इसको जस्ट अपोजिट साइन में कर देना, बाकी चीजें वही है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। अच्छा, यहां पे क्या हो रखा है? यहां पे भी सेम कहानी है, पर यहां पे उठ के ये दूसरे नंबर पे नहीं, सबसे नीचे चला जाएगा। क्या बोलूंगा? और क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, और स्टाइल से टीपो। टीपो यहां पे ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे ना आके सबसे लास्ट में आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और जान लो, अगर क्लैश कर जाए इसमें और इसमें, तो याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा इसके हर एक की इससे हर एक से ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, इतना लिखो, बाकी फिर हम आगे बढ़ के और चीजें सीखते हैं। मिटाता हूं भाइयों, देख लो, ठीक है। ये मिटाने का ही थोड़ा लफड़ा है, बाकी सब तो ओके रिपोर्ट है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद अब मैं एक और पढ़ूंगा जिसको मैं क्या बोलूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या? ये भी तो खींचने की बात है, पर इसकी एक डेफिनेशन जो बहुत अच्छी है कि कोई कोवेलेंट एटम है, कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें से उसे निकालने के लिए कितनी एंथैल्पी दी गई, उसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा गया। अच्छा, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, पर मैं कुछ ऐसी चीजें जरूर बताऊंगा जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द कोर्स आपके दिमाग में काम आएगी। जैसे यार, IS परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कैसे निकालते हैं?
किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम, उसकी एक सीरीज बताऊंगा जो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों OH निकलता है, कब निकलता है, क्या कंडीशन होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्यों बोला गया, HCl को क्लोरो हाइड्रोजन क्यों नहीं बोला गया। ये सब बातें डिसाइड हो जाती है कहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से। तो आई होप आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई नानू नहीं चलेगी। क्यों पढ़ना है, अगर आपको कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर रखने, काम इतना ज्यादा नहीं आएगा पर दिमाग में बार बार क्वेश्चन उठेगा, उन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए टॉपिक थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा गीला है बोर्ड और थोड़ा सुखा देता हूं मैं। देखो समझो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने वाली बात है, 4, ठीक है। 4 के बाद 3.5, 3, 3, ये ऑर्डर याद रखना, 3, 3 28, 25, 25, 25, 21, 21। कैसे याद रखना है, फोन FON, क्लोरीन, उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के बाद वही चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे फोस्फोरस आ जाएगा और यहाँ पे सचिन C आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद करा वैसे अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है। मैंने क्या करा है, इनको रट्टा मार लिया, उसके बाद फोन पता ही था और मेरे को इसके बाद F के बाद Cl Br, ये एक सीरीज वाइज आते हैं ना कि पहले फिर कल बाहर आई, उसके बाद मैंने याद रख लिया सचिन और P डालना है बीच में, ठीक है। अच्छा, सचिन क्या है, क्रिकेट का फादर है, पापा है, तो ऐसी P अपनी अपनी बातचीत हो सकती है, जिसको जैसे याद रखा जाए वैसे याद रख लो, पर काम की चीज है। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला देता हूं, कैसे निकला, एक स्केल के थ्रू निकला। स्केल मतलब तरीका, एक है पोलिंग स्केल और एक आ जाता है मिलीकन स्केल, मिलीकन स्केल, ठीक है। पोलिंग स्केल क्या कहता है, पोलिंग स्केल क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताना है तो कैसे निकालूंगा, 0.208 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB माइनस में बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन तोड़ने की, AA मल्टीप्लाई AB यानी BB। ये कब यूज करना है, जब हमें किलो कैलोरी पर मोल में दिया बातचीत करनी हो। वहीं पे अगर दूसरा मान लो जूल के रिस्पेक्ट में दिया है तो आपको बिल्कुल सेम रखना है, बस एक छोटा सा डिफरेंस कर देना है। क्या डिफरेंस कर देना है, यहां पर जो 0.208 है ना, वहां बढ़ाकर 0.1070 कर देना है और बाकी सब अंडर रूट में एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA माइनस यानी मल्टीप्लाई ऊपर वाला ही अपॉन में AB, ये कर देना बस। आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलीकन स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं चाहूंगा आपको इसके बारे में ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। मिलीकन स्केल ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको डिवाइड 2 से कर देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जो बहुत कम पूछा जाता है। पूछा तो ये भी नहीं, ये भी एडवांस जैसे चीजों में पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता, पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और अच्छी बात क्या सीखने की, और सीखने की बात क्या है कि अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रोन जैसे HBr है, HBr है, HCl है,
इसमें मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों लिखता हूं? मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? जैसे HCl है, ये है, तो इसकी ज्यादा ना, तो इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां लिखूंगा मैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं IED किसको लगाऊंगा? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वैल्यू देखो और आप देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसे लास्ट में लिखते हैं और IED से खत्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बताते हैं, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई बाय में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस A और B में, कैसी वैल्यू डालनी है और वैल्यू डाल के डिफरेंस निकाल सकते हो। इनटू में 3.5 मोड इसलिए लगाता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना, x का स्क्वायर, इसके करके आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ के एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। कौन सी छोटी सी बात, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई एटम है और उसके साथ OH जुड़ा है, तो एक बात बता ना, आपको क्लियर होती है ये सारी बातें। अगर ये दो है, अगर ये मेटल है, तो मेटल कैसा होता है और नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन मेटल कैसा होता है? ये बेसिक होता है या एसिडिक? तो ये बेसिक होता है, हमें पता है बचपन से, और ये एसिडिक होता है। अगर ये बेसिक होता है मतलब क्या रिलीज करेगा? यहां से OH माइनस रिलीज करेगा। अगर ये एसिडिक होता है तो H प्लस रिलीज करेगा। तो याद रखना, कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए और आपको बोले कि ये कोई एटम मेटल है, जैसे सोडियम दिखे, तो आपको क्या रिमूव करना है? OH। तो यहां से बॉन्ड तोड़ो, समझो बात को। और अगर यहाँ पे नॉन मेटल दिखा है और OH का बॉन्ड दिख जाए तो क्या तोड़ोगे? OH तोड़ोगे या H निकालोगे? तो नॉन मेटल दिख जाए एसिडिक, एसिडिक मतलब H प्लस रिलीज करेगा, तो ये तोड़ोगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। आगे भी ये सारी चीजें ऐसी है ना, जो मैंने आपको बता दिया, बहुत लाइटली लग रही होगी, लेकिन अगर इन चीजों को, कंसेप्ट को सीख के आगे बढ़ोगे ना, तो टॉपिक बार बार आपको नई चीजें एक अलग तरीके से थोड़ने का, सोचने का थॉट प्रोसेस बनेगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर इजी लगना शुरू हुआ होगा। मैंने वो टॉपिक बताए हैं जो सारे में बच्चे बोर होने स्टार्ट हो जाते हैं सुन के भी। जैसे ऐसा होता है ना कि इतना सारा मटेरियल, उनमें से क्या चीज हीरा है उसे कैसे पता है, वो मक्खन चीजें क्या है, उन्हें मैंने आज एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। ये चैप्टर इतना ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।